बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में आज का हमारा टॉपिक है रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन। अच्छा, रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन क्या है? स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई। स्टोन इन द किडनी इन द अच्छा, किडनी में हमारे पास जो स्टोन होते हैं तो वो या तो कैल्शियम स्टोन या स्ट्रोवाइड स्टोन, सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन। तो टाइप ऑफ स्टोन, टाइप्स के कौन कौन सी टाइप की स्टोन किडनी में हो सकते हैं? ज़्यादातर जो हमारे पास स्टोन होती है वो कैल्शियम स्टोन है। वो क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम स्टोन पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट एक लेक्चर, अगर ये लेक्चर आप ले ले तो इसके बाद आप इतने काबिल हो कि आप जो पता पेशेंट के पता लगा सकते हैं कि ये किडनी स्टोन है या नहीं है। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो या तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होगी या कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हमारे पास 80% होता है। तो मोस्ट कॉमन 100% में अगर हम 80% ये है, 10% ये, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये एक्सरे पे ये रेडियो ओपेक है। कैल्शियम स्टोन हमारे पास क्या होते हैं? रेडियो ओपेक। रेडियोल्यूसेंट वो है जो एक्सरे पे हमें नज़र नहीं आ रहा, which is not visible on the x-rays। ये एक्सरे पे विजिबल है, तो रेडियो ओपेक। ठीक है, इसका मतलब है विजिबल ऑन एक्सरे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो हमारा पास है वो स्ट्रोवाइड स्टोन है। स्ट्रोवाइड कैल्शियम स्टोन हमारे पास किस चीज़ की वजह से होती है? द मोस्ट हाईली एसोसिएटेड विद हाइपर कैल्सीमिया, हाईली एसोसिएटेड विद हाइपर कैल्सीयूरिया, कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया। ठीक है, अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा हो तो उसकी वजह से स्टोन बन सकती है। यूरिन में अगर हम फ्लूइड की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं तो स्टोन की चांसेस कम है। अगर यूरिन सैचुरेटेड हो जाए तो उसकी वजह से स्टोन बन सकती है। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोन। दूसरा हमारे पास है स्ट्रोवाइड स्टोन। स्ट्रोवाइड स्टोन, स्ट्रोवाइड स्टोन का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस स्टोन। और इसका ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी उसे कहा जा सकता है, या स्टेगहार्न स्टोन, स्टेगहार्न स्टोन, या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसका जो फार्मूला है तो वो MgNH4 अमोनियम फॉस्फेट PO4
6H2O। तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट या सिंपली मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट उसे कहा जा सकता है। और ये स्टेगहान स्टोन इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके हान है इस तरह, ये इस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्टोन की। स्टेगहान स्टोन, स्ट्रोवाइड स्टोन, इन्फेक्शियस स्टोन या ट्रिपल फास्फेट स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन एक स्टोन की नाम है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये ग्राम यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रोवाइड स्टोन की काजेस क्या है? स्ट्रोवाइड स्टोन स्ट्रोवाइड स्टोन हमारे पास काज्ड बाय यूरियस, वो बैक्टीरिया जो यूरियस एंजाइम बनाते हैं तो वो इसकी वजह से स्ट्रोवाइड स्टोन होती है, यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब वो बैक्टीरिया कौन सी है जो यूरियस एंजाइम को बनाती है? तो इसमें हमारे पास प्रोटियस मिराबेलस है, क्लेब्सिला है और सीडोमोनास है, और इसके साथ साथ स्टेफाइलोकोकस की कुछ स्पीसीज इसमें है, स्टेफाइलोकोकस। अब ये यूरियस एंजाइम क्या कराता है? तो हमारे पास जो यूरिक एसिड है, तो ये एंजाइम यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? यूरिक एसिड कन्वर्टेड बाय यूरियस एंजाइम इनटू अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया हमारे पास एसिड है या बेस है, तो ये यूरिन को क्या बना देते हैं? अल्कलाइन। और स्ट्रोवाइड स्टोन की फॉर्मेशन अल्कलाइन मीडियम में होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोवाइड स्टोन। स्ट्रोवाइड स्टोन के लिए जो मीडियम है, यूरिन की जो पीएच है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर अल्कलाइन पीएच है तो इस स्ट्रोवाइड स्टोन की फॉर्मेशन की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितने स्टोन हो गए? पहला कैल्शियम स्टोन, जो सबसे ज़्यादा होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है, और इसके बाद कैल्शियम मतलब हाइपर पैराथायराइडिज्म, वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं, तो वो स्टोन करा सकते हैं, वो भी स्टोन करा सकते हैं कैल्शियम स्टोन सबसे ज़्यादा कैल्शियम स्टोन होती है। तीसरा जो हमारे पास है वो यूरिक एसिड स्टोन, इसकी पिक्चर में यूरिक एसिड स्टोन, ये भी एक्सरेस पे क्या है? ये रेडियो ओपेक है। एक्सरेस पे हमारे पास इसमें लिख ले रेडियो ओपेक, विजिबल ऑन एक्सरे। तो दो टाइप की स्टोन इसकी और इसकी काजेस हमने कर दिया। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास है वो यूरिक एसिड स्टोन है। नहीं, यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अच्छा, यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन, तो यूरिक एसिड स्टोन हमारे पास इसमें यू है ना, यू, तो ये रेडियोलोसेंट है। रेडियोलोसेंट, लूसेंट का मतलब है जो ना एक्सरे पे
नॉन विजिबल हो, नॉट विजिबल ऑन एक्सरे, नॉट विजिबल ऑन एक्सरे। अच्छा, इसमें यू है तो रेडियोलोसेंट। अब इसकी काजेस कौन सी हो सकती है? काजेस गाउट, गाउट की वजह से हो सकती है, हाई सेल टर्नओवर, और तीसरा हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादातर हो सकती है। अब देखो तो काजेस इसमें गाउट में हमारे पास यूरिक एसिड की मकदार अगर बढ़ जाए और वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाए, उसकी वजह से जो अर्थराइटिस या जॉइंट की जो पेन होती है तो उसको नाम क्या है? गाउट। दूसरा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होगी? यूरिक एसिड ज़्यादा होगी, बाहर से फ्लूइड की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, तो बॉडी में फ्लूइड कम होगी, किडनी में फ्लूइड कम होगी और यूरिक एसिड ज़्यादा होगी, तो यूरिन विल सैचुरेटेड एंड इट विल फॉर्म यूरिक एसिड स्टोन। तीसरा एसिडिक मीडियम, एसिडिक यूरिन। अच्छा, ये जो हमारे पास यूरिक एसिड है तो ये यूरिन में इनसॉल्युबल है, यूरिन में क्या है? इनसॉल्युबल, स्पेशली एन एसिडिक यूरिन। और तीसरा हाइपर यूरिया। ठीक है, अगर यूरिक एसिड की लेवल यूरिया में ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड स्टोन बन सकती है। हाई गाउट और हाई सेल टर्नओवर, हाई सेल टर्नओवर। हाई सेल टर्नओवर का मतलब है कि सेल की जो ब्रेक डाउन होती है, सेल की डिग्रेडेशन। सेल में हमारे पास क्या होते हैं? ये सेल है, तो सेल में डीएनए है ना, और डीएनए बना है 2 बेस, इसमें कितने? प्यूरिन है और पाइरिमिडीन बेसिस है, तो क्या है? प्यूरिन और पिरामिडीन। अब प्योर इज गोल्ड, इस तरह याद रखें, प्योर इज गोल्ड। अब ये पी पर प्यूरिन, PUS में है तो प्यूरिन, ये PY है तो प्यूरिन में एड्यूनिन आता है और गुआनिन। अब ये प्यूरिन बेस जो है ना, प्यूरिन रिंग कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? प्यूरिन। इसकी वहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जब सेल की डिग्रेडेशन होती है, सेल की ब्रेक डाउन होती है, तो इसकी डीएनए भी प्यूरिन में कन्वर्ट होगी, इसकी वजह से प्यूरिन कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? हाइपोजेंटीन में, हाइपोजेंटीन। और हाइपोजेंटीन फिर कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? जेंटीन में, और जेंटीन फिर यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाए ब्लड में तो ये कहाँ पे डिपॉजिट होगी? जॉइंट में, और इस कंडीशन को कहते हैं गाउट। ठीक है, और फिर ये जो गाउट है, पहले ये तो पोडेग्रा द साइन ऑफ ये फर्स्ट ग्रेड टो, अब तो जो है तो इससे ये पेन शुरू होगी। ठीक है, तो इस पेशेंट को हमने क्या देना है? यूरिक एसिड को कम करने के लिए यहाँ पे हाइपोजेंटीन है, ये जो कन्वर्ट कर देता है जेंटीन में, तो इस एंजाइम का नाम क्या है? जेंटीन ऑक्सीडेज। अच्छा, ये एंजाइम जो ब्लॉक करता है तो वो ड्रग कौन सी है? एलिप्यूरिनोल। ठीक है, तो ये जो इनहिबिट कर देता है तो इस ड्रग का नाम क्या है? एलोप्यूरिनोल।
अच्छा, और दूसरा ये एलोप्यूरिनोल प्यूरिन रिंग की एनालॉग है, सेम है प्यूरिन जैसा। दूसरा है पिबोक्सो स्टेट, पिबोक्सो स्टेट है, हाँ, तो पिबोक्सो स्टेट नॉन प्यूरिनिक है, ठीक है। तो ये ड्रग्स भी क्या कराता है, जिंथिन ऑक्सीडेट्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की लेवल को कम कर देती है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों ड्रग यूरिक एसिड की लेवल को कम कर देती है। तीसरा हमारे पास क्या है, नहीं बेसरा असं खूब हम डिस्टर्ब शवे थे। तीसरा जो हमारे पास है वो सिस्टीन स्टोन है, ठीक है, सिस्टीन स्टोन। चौथा सिस्टीन स्टोन। अब सिस्टीन स्टोन ज़्यादातर सिस्टीनूरिया की वजह से होती है। सिस्टीन स्टोन मोस्ट ऑपन सेकेंडरी टू सिस्टीनूरिया, ठीक है। हमारे पास ये सिस्टीनूरिया क्या है, किसी को पता है? सिस्टीनूरिया, सिस्टीन इन द यूरिन, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कोला से याद रखिए, कोला, COLA, कोला। हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, ये नॉर्मली फिल्टर हो जाते हैं किडनी से और फिर रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। इस कंडीशन में सिस्टीनूरिया में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन में ब्लड में उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ये जो अमाइनो एसिड है फिर यूरिन में होगी, तो इसकी वजह से सिस्टीनूरिया। ये कौन कौन सी अमाइनो एसिड है, तो इसमें एक C पार सिस्टीन, O पार ऑर्निथाइन और L पार लाइसिन और A पार अर्जिनिन, ठीक है। इसमें लिख ले नॉर्मली दीज अमाइनो एसिड, normally these amino acid are filtered by kidney and reabsorbed to the bloodstream and reabsorbed to the blood stream, वापस ब्लड में इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। सिस्टीनूरिया में हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होती है, डिफेक्ट एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दिस अमाइनो एसिड, ठीक है, डिफेक्ट एंड द रीअब्जॉर्प्शन of these amino acid। अब देखो ये अमाइनो एसिड जो है सिस्टीन, ऑरेंथाइन, लाइसिन, अर्जिनिन, अगर ये किडनी से फिल्टर होते हैं और फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड में नहीं होती, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये यूरिन में होगी, तो यूरिन में इसकी लेवल ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है सिस्टीन भी यूरिन में ज़्यादा होगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं सिस्टीनूरिया। हाँ, सिस्टीनूरिया, सिस्टीन भी यूरिन में ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से फिर क्या होगी, सिस्टीन स्टोन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, सिस्टीन स्टोन। अब ये सिस्टीन स्टोन जो है ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादातर होती है। सिस्टीन इज इनसॉल्युबल इन यूरिन, इसमें लिखिए सिस्टीन
is poorly soluble in urine, तो स्पेशली एसिडिक यूरिन। ठीक, अब ये सिस्टीन फिर क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज इन पाम स्टोन। ठीक है, जेनेटिक मसला, अगर सिस्टीनूरिया हो, सिस्टीनूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ये 4 अमाइनो एसिड जो है सिस्टीन और नेताइन लाइसिन अर्जिनिन की रिपेल्ट्रेशन तो होती है लेकिन वापस इसकी रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होती, तो फिर ये अमाइनो एसिड यूरिन में होगी और यूरिन में अगर सिस्टीन ज़्यादा है तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन से क्या बनेगी, स्टोन। तो ये 4 टाइप की स्टोन है। अच्छा, कुछ ड्रग हमारे पास ऐसे है उसकी प्रिसिपिटेशन की वजह से भी स्टोन बनती है। ठीक है, कुछ ड्रग है जो सम मेडिकेशन में आल्सो प्रिसिपिटेट ए स्टोन, तो इसमें लिख ले सम मेडिकेशन में आल्सो precipitate as stone। ठीक, अब वो कौन सी मेडिकेशन है जो इसकी प्रिसिपिटेशन से स्टोन बनती है, तो पहला जो है ट्राईएम्प्टीरिन। ट्राईएम्प्टीरिन क्या है, ट्राईएम्प्टीरिन स्पाइरोनोलेक्टोन है, डायूरेटिक है, ट्राईएम्प्टीरिन। दूसरा हमारे पास एंडिनाविर, एंडिनाविर एंटीवायरल है, और सिलिका मेडिसिन में यूज़ होते हैं लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है, लिक्विड को स्टिकी करने के लिए इसमें सिलिका यूज़ होते हैं। एपिड्रीन हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है, अल्फा बीटा एगोनिस्ट है, और इसके साथ साथ सेप्रोफ्लैक्सासिन सेप्रोफ्लैक्सासिन की वजह से, उसकी प्रिसिपिटेशन की वजह से भी स्टोन बन सकती है। ये ट्राईएम्प्टीरिन स्पाइरोनोलेक्टोन की है, नहीं ट्राईएम्प्टीरिन सिर्फ। हाँ, अच्छा, तो अब देखो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे। एक बात तो याद रखें कि सिट्रेट जो है ना वो स्टोन की फॉर्मेशन को कम कर देती है, तो पोटाशियम सिट्रेट पेशेंट को देते हैं किस चीज़ के लिए, स्टोन को फॉर्मेशन को। अब इसमें लिख ले सिट्रेट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। सिट्रेट इनहिबिट अच्छा, कैल्शियम से तो स्टोन नहीं बनती, कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फास्फेट से स्टोन बनती है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स कौन इनहिबिट करता है, सिट्रेट। तो कैल्शियम इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, अगर स्टोन है तो हमें किस तरह पता चलेगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह होगी कि हमें पता चलेगा कि ये किडनी स्टोन है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास कुली की पेन होगी, आना पेन, प्लांग पेन, ये प्लांग एरिया है तो प्लांग पेन में कुली की पेन का मतलब है आना पेन, कभी तो पेन होगी कभी नहीं। ठीक है, हेमाचूरिया
यूरिन में ब्लड होगी, हेमाचूरिया। अब अगर राइट किडनी में पेन, राइट किडनी में स्टोन है तो राइट किडनी में दर्द होगी, टेंडरनेस, अगर हम उसको टच करें तो पेन होगी, और स्टोन में हमारे पास यूजुअली फीवर नहीं होगी। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट किस तरह आपको कंप्लेंट करेगी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले हमारे पास इसमें होगी कुली की पेन, कुली की, इसमें लिख ले आन आप। अगर पेशेंट इस तरह कंप्लेंट करता रहता है कि प्लांक एरिया में कभी पेन होता है कभी नहीं, तो किडनी स्टोन हो सकता है। दूसरा हेमाचूरिया, स्टोन किडनी में ब्लड वेसल को एरोड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगी, हेमाचूरिया। अगर लेफ्ट साइड में स्टोन है तो यूनिलेटरल प्लांक टेंडरनेस, प्लांक एरिया, लॉइन एरिया और किडनी लोअर बैक पेन, ये सारे के सारे सेम है, तो यूनिलेटरल प्लांक पेन। अगर दोनों किडनी में स्टोन है तो फिर तो दोनों में होगी, लेकिन यूजुअली एक किडनी, तो यूनिलेटरल प्लांक टेंडरनेस। टेंडरनेस पेन ऑन टच या पाल्पेशन पे पेन होगी, और इसमें प्योर, ये तो इन्फेक्शन नहीं है तो प्योर यूजुअली एब्सेंट। ठीक है। अब हमारे पास अगर स्टोन 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर से कम है तो उसके लिए ये खुद ब खुद नेचुरली पास होते हैं, ठीक है। अगर 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसकी सर्जरी चाहिए। अच्छा, तो मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? Most of the stone स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद वो पास होते हैं, स्पॉन्टेनियसली पास आउट या पास आउट लिख लें, ठीक है। अब अगर 2 मिलीमीटर की स्टोन है तो खुद ब खुद पास हो सकती है, 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब अच्छा, नीडेड सर्जरी when the stone is too large। टू लार्ज का मतलब है पाइप 6 mm से इसकी साइज ज़्यादा हो, तो फिर उसके लिए हम सोचते हैं सर्जरी के बारे। इसका मतलब है कि हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं, या अगर हमें इस तरह ये स्टोन जो है अगर ऑब्स्ट्रक्शन कराता है तो फिर भी हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। तो पहले बात क्या हो गई, व्हेन द स्टोन इज टू लार्ज। दूसरे, इफ काज ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन कराती है तो फिर हम इसकी सर्जरी करेंगे। अगर ये रीनल किडनी को डैमेज कर देता है तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसकी वजह से अगर परसिस्टेंट पेन है तो फिर भी इसकी रिमूवल है, लीड टू परसिस्टेंट पेन और रीनल
डैमेज। हमारे पास ये वो कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन सर्जरी के बारे में सोचते हैं कि सर्जरी करें या नहीं करें। पहले अगर स्टोन की साइज पाइप से 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं। क्रॉस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वो स्टोन इस तरह डक्ट में उसके आने की चांसेस है या वो ऑब्स्ट्रक्शन कराती है तो फिर भी सर्जरी के बारे में हम सोचते हैं। और लीड टू परसिस्टेंट पेन और रीनल डैमेज तो फिर भी सर्जरी के और लास्ट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर पेल है किडनी स्टोन को वो ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर भी सर्जरी के बारे में सोचते हैं। पेल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये तो सिर्फ सर्जरी के बारे में सोचे हैं, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी करनी है। स्टोन की साइज अगर 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम स्टोन की सर्जरी करेंगे। हाँ, तो इंडिकेशन फॉर स्टोन सर्जरी, ये तो मतलब हम ये जो सर्जन है वो सोचता है कि इस स्टोन की सर्जरी करे या न करे, ठीक है। और दूसरा जो इंडिकेशन है कि इसमें हमने सर्जरी करनी है तो वो कौन सी है। तो इंडिकेशन लिख ले। अच्छा, अगर स्टोन की साइज 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सर्जरी। 10 mm स्टोन साइज 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, अगर ये स्टोन किडनी ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो फिर यूरिन पास नहीं होगी तो तब फिर भी हम क्या करेंगे, सर्जरी। ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी, यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्टेड है, किडनी ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट किया है, वहाँ पे लीड टू काज ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं, अभी उसने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी है। स्टेगहार्न स्टोन जो है वो हमारे पास लार्ज स्टोन होता है, स्ट्रोवाइड स्टोन, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, स्टेगहार्न स्टोन। ये स्टेगहार्न इसलिए कहा जाता है कि ये इसके इस तरह हार्न होते हैं, तो स्टेगहार्न स्टोन की भी सर्जरी कराते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये इंडिकेशन है स्टोन की सर्जरी की। फिर हमारे पास सर्जरी के मुख्तलिफ टाइप है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रप्सी, परकटिनियस निप्रोलेथाटमी, यूरिटेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और नेफ्रोटमी। तो इन 5 तरीक़ों से हम किडनी की सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप इसकी लिख ले। अगर 3 मिलीमीटर का स्टोन है तो इसकी सर्जरी करनी चाहिए या नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। 5 मिलीमीटर से अगर स्टोन की साइज़ कम है तो वो खुद ब खुद पास होते हैं, 5-6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसकी सर्जरी। अब अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसकी डेफिनेट सर्जरी करनी है, ठीक है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रप्सी क्या है,
ये तो मेट्रिक में था यार। हाँ अच्छा, तो टाइप ऑफ सर्जरी यहाँ पे सी में था ये टॉपिक। अच्छा, एक्स्ट्रा कार्पोलियर शॉक वेव लेथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लेथोट्रिप्सी परकटिनियस नेप्रो लिथोटमी और यूरिटेरोस्कोपी लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी और नेप्राटमी। नेप्राटमी तो रियरली अब किया जाता है। किडनी बिल्कुल नॉन फंक्शनल है तो फिर नेप्राटमी कराता है। ठीक है, अब पहले एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को पढ़ते हैं। ठीक, معذور لا قصة चल गया। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउटसाइड। कार्पोरियल का मतलब है बॉडी और शॉक वेव ये हमारे पास हाई एनर्जी वेव है, फोकस्ड ऑन हाई एनर्जी वेव है। हाई एनर्जी जो एक जगह पे फोकस कर देती है प्रेशर के साथ। ठीक है, तो हाई एनर्जी वेव। और लिथो का मतलब है स्टोन और ट्रिप्सी का मतलब है ब्रेकडाउन। अब इसकी ये कौन सा तरीका है? इसमें हम कट नहीं लगाते। एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्जरी में हम कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में हम कट नहीं लगाते। बाहर से ये शॉक वेव पे जो स्टोन है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो स्टोन नेचुरली पास होते हैं। ये अगर 2 सेंटीमीटर से स्टोन कम है तो फिर इसके लिए एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कराया जाता है। 2 सेंटीमीटर से स्टोन कम है तो फिर इस तरीके से स्टोन को की ब्रेक डाउन कर देते हैं और स्टोन की ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर खुद ब खुद वो पास होते हैं। सिंपल है। एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड, तो आउटसाइड द बॉडी पे हम इसकी जो रेस है वो डालते हैं ये वेव, और इस रेस से वो स्टोन ब्रेक डाउन हो जाती है फ्रेगमेंट में और फिर वो ब्रेक डाउन स्टोन उसकी जो टुकड़े हैं वो नेचुरली पास होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो अब अच्छा इसमें लिख ले यूज शॉक वेव, यूज शॉक वेव टू ब्रेक down the stone into tiny fragment, tiny fragment, and then the fragment
नेचुरली फास्ट। तो अब आप बताएं कि ये बेस्ट है ना, ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इंडिकेशन इसके लिए क्या है, इंडिकेशन। तो अगर स्टोन की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हम इस तरीके से उसकी सर्जरी करते हैं। स्टोन 2 सेंटीमीटर उसकी साइज कम है तो फिर एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसका फ़ायदा ये है, एडवांटेजेस ये है कि इसमें तो इंसिजन नहीं है, कट नहीं है, तो फिर इसकी रिकवरी जल्दी होगी। और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि हम लार्ज स्टोन इस पे नहीं रिमूव कर सकते, स्टैगहार्न स्टोन इस पे हम रिमूव नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में ये कंट्रा इंडिकेटेड है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कंट्रा इंडिकेटेड है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये तो नियर बाय टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं, तो उसमें अगर फिर ब्लीडिंग नहीं रुकते तो उसकी वजह से ये ब्लीडिंग में कंट्रा इंडिकेटेड है। स्टैगहार्न स्टोन में अगर स्टोन वेरी हार्ड है, वेरी हार्ड स्टोन में भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। तो ये इसकी इंडिकेशन है। 2 सेंटीमीटर की स्टोन का साइज कम है तो फिर हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कराते हैं, ठीक है। अब अगर कंट्रा इंडिकेशन लिख ले, कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन ये हम प्रेगनेंसी में, ये तो वेव्स है, हाँ, तो प्रेगनेंसी में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। तो प्रेगनेंसी एक, दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर हिमाटोमा अंदर किडनी में बन जाए या ब्लीडिंग को रुकता नहीं तो उसकी वजह से हम, ये तो नियर बाय टिश्यू, ये रेस तो नियर बाय टिश्यू पे भी पड़ेगी, तो इसकी वजह से हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं कराते। तो दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और तीसरा अगर ये मिसाल के तौर पर ये हम ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टल टू द स्टोन, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, किडनी है, हाँ ये किडनी है, यहाँ पे स्टोन है और ये यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, यूरेथ्रा के थ्रू पास होगी। अब अगर ये जगह यूरेटर या पेल्विस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो इस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे या नहीं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल। अगर इसके छोटे फ्रेगमेंट में ये स्टोन हमने क्या किया, उसकी ब्रेक डाउन की, स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट किया, लेकिन ये जगह डिस्टल जो इसके बाद जो डक्ट आते हैं, ठीक है, डिस्टल प्रॉक्सिमल पहले और डिस्टल इसके बाद, तो इसके बाद अगर ये डक्ट जो भी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फिर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बाहर पास हो सकती है नहीं, तो इस कंडीशन में भी हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं करेंगे। तो इसमें लिख ले ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल टू द स्टोन, ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे जो भी स्टीनोसिस हो गई है या एक स्टोन यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्ट है तो वेरी हार्ड स्टोन, तो हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी पे इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसमें तीसरा जो लिख ले कंट्रा इंडिकेटेड स्टैगहार्न स्टोन, स्टैगहार्न स्टोन या वेरी हार्ड स्टोन, वेरी हार्ड, ठीक है, जो भी मसला है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन उसके डिस्टल साइड पे है तो फिर अगर ये छोटे फ्रेगमेंट में हम कन्वर्ट कर दे तो तब भी इसकी पासेज बॉडी से नहीं होगी। अच्छा, तो ये इंडिकेशन थे, ये कंट्रा इंडिकेशन है। अब
ये इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के एडवांटेज ये है कि इसमें तो हम कट नहीं लगाते तो क्विक रिकवरी। तो लिख ले इसकी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्विक रिकवरी। डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि इसमें मे नीड मल्टीपल सेशन। कभी कभार ये एक सेशन पे उसकी फ्रेगमेंट में कन्वर्ट नहीं होते तो इसके लिए दोबारा सेशन भी करने पड़ेगी, तो मे नीड मल्टीपल सेशन। तो डिसएडवांटेजेस may need मल्टीपल, तो फिर पेशेंट को दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के फायदा ये है कि इसमें तो हम कट नहीं लगाते, और दूसरा ये कि ये आसानी से क्विकली इसकी रिकवरी होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी कभार एक सेशन पे इसकी जो स्टोन है वो रिमूव नहीं होते तो इसके लिए दोबारा पेशेंट को आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो परकटिनियस, इसका पिक्चर ले गया। अच्छा, परकटिनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी क्या है। परकटिनियस नेफ्रोलिथोटोमी। पर का मतलब है थ्रू, पर का मतलब थ्रू, कुटिनियस का मतलब है स्किन, और निप्रो का मतलब है किडनी, निप्रॉन, और लिथो का मतलब है स्टोन, और टूमी का मतलब क्या है, कट। तो पर थ्रू स्किन, नेप्रो किडनी, स्टोन, और टूमी कट। इसमें हम क्या करता है कि होल सर्जरी, अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द बैक थ्रू विच a nephroscope is inserted and the stone is break down into small fragment and then removed। ठीक है, तो इसको परकोटिनियस। अब एक्स्ट्रा कार्पोरियस से तो हम वो बाहर से इस स्टोन पे डालते हैं, लेकिन इसमें स्मॉल कट लगा देते हैं। इसका तरीका क्या है, के होल सर्जरी थ्रू के होल, जो स्मॉल इंसिजन कर देते हैं ना, तो इसको के होल सर्जरी कहते हैं। के होल सर्जरी थ्रू विच अ स्मॉल इंसिजन is made in the back। ठीक है, और फिर इसके थ्रू, इस इंसिजन के थ्रू नेफ्रोस्कोप अंदर कर देते हैं। नेफ्रोस्कोप एक ट्यूब है रिजिड, जिस तरह इंडोस्कोप है, तो वो नेफ्रोस्कोप में हमारे पास लिथोट्रिप्सी भी हो सकती है, और या तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली वो स्टोन रिमूव करते हैं, और या पहले वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो रिमूव कर देते हैं। अगर लार्ज स्टोन है तो फिर हम परकटिनियस नेफ्रोलिथोटमी करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, अ नेफ्रोस्कोप is inserted and removed the stone। अगर स्मॉल स्टोन है तो फिर वो हम रिमूव कर देते हैं डायरेक्टली, लार्ज है तो फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं या ब्रेक द स्टोन टू स्मॉल फ्रेगमेंट and
देन रिमूव। ठीक है, तो परकटिनियस नेफ्रोलेटोटमी, और ये जो हम स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो लिथोट्रिप्सी के थ्रू, इसमें लेज़र होते हैं। ठीक है, अब इसकी फायदे क्या है, ये इंडिकेशन 2 सेंटीमीटर से अगर स्टोन की साइज ज़्यादा है तो फिर हम परकटिनियस नेफ्रोलेटोट्रिप्सी करेंगे। स्टोन 2 सेंटीमीटर से उसकी साइज ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर परकटिनियस नेफ्रोलेटोट्रिप्सी। अच्छा, इसमें इंसिजन है और पहले में इंसिजन नहीं था। ये बेस्ट फॉर लार्ज स्टोन, तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, बेस्ट फॉर लार्ज स्टोन। ठीक है, तीसरा जो लेप्रोस्कोप में भी इस तरह के होल सर्जरी कर देते हैं इंसिजन, और इसके थ्रू एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं। और लेप्रोस्कोप में हमारे पास जिस तरह नेफ्रोस्कोप है तो इस तरह लेप्रोस्कोप में हमारे पास लाइट कैमरा होती है, और इसके थ्रू इसके साथ और इंस्ट्रूमेंट भी है, तो इसके थ्रू वो स्टोन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब अगर लार्ज स्टोन है तो फिर लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी और लेप्राटमी में क्या फ़र्क है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेप्राटमी, एब्डामन की सर्जरी को लेप्राटमी कहते हैं, ओपन सर्जरी को लेप्राटमी। अगर आप अपेंडिक्स रिमूव करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव करता है, पेंक्रियास को, जो भी स्प्लीन को, तो वो लेप्राटमी है। एब्डामिन की ओपन सर्जरी को लेप्राटमी कहते हैं। अगर उसमें इंसिजन थोड़ा सा कट लगाए और इसकी थ्रू ट्यूब को एंटर करे और इसमें लाइट कैमरा होती है और इस इंस्ट्रूमेंट उसके साथ होती है, और फिर इसके थ्रू वो अपेंडिक्स को रिमूव कर दे तो फिर वो लेप्रोस्कोपिक है। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ स्मॉल इंसिजन पंक्चर कर देते हैं और इसके थ्रू वो 10 ट्यूब एंटर कर देते हैं, और सर्जरी जो होता है तो सर्जरी का नाम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। और लेप्राटमी, अब ओपन सर्जरी ऑफ द एब्डामिन को लेप्राटमी कहते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी, ये तो लेप्रोस्कोपिक है ना, लेप्राटमी तो नहीं है। तो लेप्रोस्कोपिक में अ स्मॉल इंसिजन इज मेड, अ स्मॉल इंसिजन is made through which a tube is enter या endoscope is enter, through which a thin tube या लेप्रोस्कोप is entered and remove the stone. ये ट्यूब में क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट जो स्टोन को रिमूव कर देते हैं, और इसके साथ लाइट प्लस कैमरा। कैमरे के ज़रिए हम देखते हैं, लाइट वो रोशन कर देते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम वो बाहर निकालते हैं, तो ये लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी है। अच्छा, ये बेस्ट फॉर लार्ज स्टोन, स्ट्रेगहॉर्न स्टोन हम इस तरीके से रिमूव कर, बेस्ट फॉर
लार्ज स्टोन। नाउअडेज तो नेप्रोटमी नहीं करते, रियली करते हैं, तब करते हैं जब स्टोन की वजह से किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए तो फिर नेप्रोटमी करते हैं, किडनी को ओपन कर देते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू वो स्टोन बाहर निकालते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या है, नेप्रोटमी। इन रियर केसेस इसमें करते हैं, तो इसमें लिख इन रियर केस व्हेन किडनी इज नॉन फंक्शनल ड्यू टू, अगर स्टोन लॉन्ग टर्म से है, लॉन्ग टाइम से वो किडनी में है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लॉन्ग ड्यू टू chronic obstruction of kidney, तो फिर हम क्या करते हैं, नेप्रोटमी। अच्छा, ये तो सर्जरी था, इसमें कोई क्वेश्चन है? सिंपल ये है कि हमारे पास स्टोन हमारे पास 4 टाइप की है, कैल्शियम स्टोन, स्ट्रोवाइड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन। कैल्शियम स्टोन तो ज़्यादातर जो स्टोन 90% कैल्शियम स्टोन होते हैं, 80% कैल्शियम ऑक्सलेट, 10% कैल्शियम फास्फेट, डिफरेंट रेंज देते हैं, कभी वो 70 और 80, तो इस तरह। अब कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे ज़्यादा है और फिर कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है, और फिर यूरिक एसिड और स्ट्रोवाइड है। अब जो हमारे पास कैल्शियम स्टोन है तो वो किस चीज़ की वजह से होती है, कैल्शियम की ज़्यादा, जब कैल्शियम ज़्यादा हो। स्ट्रोवाइड स्टोन इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, तो उन बैक्टीरिया की वजह से, उनमें कौन कौन सी बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस है, सीडोमोनास है और क्लिप्सेला है, ठीक है। अब और इसके साथ साथ हमारे पास जो सिस्टीन स्टोन है तो वो सिस्टीनूरिया जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें कोला, सिस्टीन और निथाइन और लाइसिन अर्जिनिन, उस अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगी। और यूरिक एसिड स्टोन गाउट की वजह से, हाई सेल टर्नओवर की वजह से हो सकती है। स्टोन के लिए फिर हम अगर 5 मिलीमीटर से कम है तो वो खुद ब खुद पास होते हैं, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। 10 और 5 के दरमियान है तो फिर हम सर्जरी के सोचेंगे कि उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है या पेन ज़्यादा है या किडनी को डैमेज करते हैं, तो फिर हम सर्जरी करेंगे। 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी अगर 2 सेंटीमीटर से स्टोन की साइज़ कम है तो फिर एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ज़्यादा है तो फिर हम परकटिनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। और हमने यूरेटेरोस्कोपी को नहीं लिखा, तो यूरेटेरोस्कोपी अगर यूरेटर में हमारे पास स्टोन हो तो उसके लिए जो बेस्ट है वो यूरेटेरोस्कोपी है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है यूरेटर की भी है, तो वो हम आज ख़त्म करेंगे, ठीक है, इतना नहीं, फिर हम दूसरा जीआईटी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यूरेटेरोस्कोपी हमारे पास हम वो तरीक़ा है जो हम यूरेटर से ज़्यादातर स्टोन रिमूव कर देते हैं यूरेटेरोस्कोपी के। अब इसमें हम एंडोस्कोप एंटर करते हैं किस चीज़ के थ्रू, यूरेथ्रा के, एंडोस्कोप। और एंडोस्कोप क्या है, एंडोस्कोप एक थिन ट्यूब है जिसमें लाइट होती है, कैमरा होती है और इसके साथ इंस्ट्रूमेंट, ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बाहर से स्क्रीन पे इमेज शो करती है और लाइट तो अंदर इंटरनल ऑर्गन को लाइट कर देती है। अब ये एंडोस्कोप एंटर कर दे है किस चीज़ के थ्रू, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा के बाद क्या है, ब्लैडर,
और ब्लेडर के बाहर यूरेटर। ठीक है, यूरेटर में हमारे पास जो स्टोन होते हैं तो ये बेस्ट है इंडिकेशन, बेस्ट फॉर यूरेटेरिक स्टोन। ठीक है, तो यूरेटेरिक स्टोन हम यूरेटेरोस्कोपी से रिमूव करते हैं। ठीक, अब हमारे पास यूरेटर जो है, यूरेटर में हम इन्फेक्शन की चांसेस कम है, ब्लेडर में ज़्यादा है। यूरिन टॉक्सिक है तो वो या ब्लेडर में होगी या किडनी में होगी। ये हमारे पास क्या है, किडनी है, और ऐसे जो नीचे ये डक्ट आ गई है उसका नाम यूरेटर है, और ये ओपन हो गए हैं यूरिनरी ब्लेडर में, फिर यूरेथ्रा है। अब देखो, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडोला है, और ये जगह किडनी की, ये पेल्विस कहलाता है। तो यूरेटर और पेल्विस के दरमियान ये एरिया क्या है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। ये क्या है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। कंजेनिटली जो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो मोस्ट कॉमन साइट पर कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इज यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। तो इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन साइट फॉर कंजेनिटल obstruction and urinary tract। इसके ऊपर क्या है, किडनी है। हम ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट ये किडनी को सप्लाई जो आर्टरी करता है उसका नाम क्या है, रीनल आर्टरी। तो ये अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट सप्लाई कर देता है किस चीज़ की, यूरेटर की, रीनल आर्टरी। ये मिड पार्ट है, मिड पार्ट ऑफ द यूरेटर, और मिड पार्ट तक सप्लाई होती है टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवरियन आर्टरी से। टेस्टिकुलर और ओवरियन आर्टरी से। और ये नीचे क्या है, ब्लेडर है, तो इसको वेजाइकल कहते हैं। तो सुपीरियर, ये लोअर पार्ट हमारे पास नैरो है, तो स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, लोअर पार्ट में। मोस्ट कॉमन साइट फॉर यूरिटेरिक स्टोन इज लोअर पार्ट। ये लोअर पार्ट नैरो है, लोअर पार्ट क्या है, नैरो। ये नैरो है तो इसका मतलब है कि इसमें ये स्टोन की स्टक होने की चांसेस सबसे ज़्यादा लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर में है। ठीक है, अब किस चीज़ में, यूरेटेरोस्कोप, हाँ, तो लेज़र के थ्रू, तो एंडोस्कोप और फिर इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट है तो लेज़र के थ्रू वो काट देते हैं। कार्सिनोजन, अच्छा, लेज़र की वजह से कैंसर हो सकती है। तो इसमें सारे कंडीशन में रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकती है। वो क्या कराता है कि डीएनए को डैमेज कर देती है। और कैंसर किस चीज़ की वजह से होती है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन अगर हमारे पास जो जीन है, जो जीन्स उसकी जो प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे सेल है, उसके लिए तो स्पेसिफिक जीन है कि इसकी जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो नॉर्मल रेंज में रखती है। अगर उसकी म्यूटेशन हो जाए तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और इस कंडीशन को कैंसर कहते हैं। अब देखो, ये लोअर पार्ट क्या है, नैरो है, तो मोस्ट कॉमन साइट पर यूरिटेरिक स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर यूरिटेरिक स्टोन।
ठीक है। अब ये पेल्विक ब्रेम है, पेल्विक ब्रेम या पेल्विक, ठीक है, पेल्विक ब्रेम है, तो पेल्विक ब्रेम या पेल्विक इनलेट यहाँ पे इंटर्न कॉमन इलियक आर्टरी क्रॉस कर देते हैं इस तरह। ये पेल्विक एरिया, ये पेल्विक एरिया जो है उसका नाम, जो ऊपर ये हड्डियाँ है इसका नाम है पेल्विक ब्रेम। तो पेल्विक ब्रेम या पेल्विक इनलेट, तो पेल्विक ब्रेम में जब ये एंटर होती है यूरेटर तो ये क्रॉस कर देती है किस चीज़, यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी है, यहाँ पे क्या है, कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। तो अब ये हमारे पास किडनी है, किडनी के लिए जो स्टोन रिमूव कर देते हैं तो वो तरीके हमने पढ़ लिया। यूरेटर से हम यूरेटरोस्कोपी के थ्रू स्टोन रिमूव कर देते हैं। कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन की मोस्ट कॉमन साइड यूरेटेरोपेल्विक जंक्शन है और इस लोअर पार्ट, और ये वेजाइकल है तो इसका नाम, इस जंक्शन का नाम क्या है, यूरेटेरोवेजाइकल जंक्शन, यूरेटेरोवेजाइकल जंक्शन। और मोस्ट कॉमन साइड पर यूरेटेरिक स्टोन वो लोअर पार्ट है, वो नैरो है, तो उसकी वजह से ये है। अब हमने सर्जरी किया तो सर्जरी के बाद क्या देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। किडनी की सर्जरी जिसने की तो उसके लिए क्या देंगे, जिसने किडनी की सर्जरी की तो उसकी पोस्ट केयर क्या है, पोस्ट केयर। हम पेशेंट को बताएंगे कि हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी का इंटेक करे, हाइड्रेशन टू क्लियर यूरिन, ठीक है। और इसके साथ साथ हम पेन को कम करने के लिए क्या देंगे, पेन किलर, तो पेन रिलीफ। और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक देंगे कि इंफेक्शन ना हो जाए, एंड एंटीबायोटिक्स। और प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस के, दोबारा ये स्टोन ना हो जाए तो क्या उस पेशेंट को क्या बताएंगे, प्रिवेंशन, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करें, कम से कम 2.5 लीटर से ज़्यादा पर डे, तो प्लेंटी इनटेक ऑफ फ्लूइड 2.5 लीटर से ज़्यादा, बराबर या ज़्यादा पर डे, ठीक है। सिट्रेट, अच्छा इसके साथ साथ ये किस चीज़ की वजह से होती है, साल्ट, साल्ट जितना ज़्यादा हो तो, साल्ट जितना ज़्यादा हो तो स्टोन की फॉर्मेशन की चांसेस ज़्यादा है, तो लिमिट साल्ट एंड एनिमल प्रोटीन। और इसके साथ साथ हम ऑक्जिलेट को कम करेंगे, डिक्रीज ऑक्जिलेट फूड, स्पिनच, नट, टी, इसमें ऑक्जिलेट होते हैं तो ये कम करेंगे। अब कुछ वो कौन सी मेडिसिन है जो हम देंगे तो कि इसकी वजह से भी इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा है कि उसकी दोबारा ये स्टोन ना हो जाए, मेडिसिन इज एडवाइज्ड, ठीक है। थायजाइड डायरेक्टिक क्या कराता है, कैल्शियम को कम कर देता है, तो थायजाइड क्या कराता है, डिक्रीज कैल्शियम, ठीक है। थायजाइड क्या है, डायूरेटिक्स है। अब पोटाशियम सिट्रेट, सिट्रेट हमने पढ़ा कि ये क्या कराता है,
कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है, तो उसकी वजह से पोटाशियम सिट्रेट देंगे कि स्टोन की फॉर्मेशन ना हो। एलोप्यूरिनोल देंगे, एलोप्यूरिनोल, अगर यूरिक एसिड स्टोन है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनोल देंगे टू डिक्रीज यूरिक एसिड। और इसके साथ साथ और क्या, पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ये हमने पढ़ा, सिट्रेट इनहिबिट यूरेटर की लेंथ कितनी है और स्टमक की लेंथ कितनी है, और ड्यूडिनम, फेलोपियन ट्यूब, हाँ बस ये ख़त्म हो गया, सिर्फ अब इसकी लेंथ पता है। सो डीप, ये एस पार स्टमक, एस पार, यू पार यूरेटर, डी पार ड्यूडेनम, और ई पार एसोफेगस, और एफ पार फेलोपियन ट्यूब। अगर इन आर्गन की आपसे लेंथ पूछा जाए तो इन पांचों की जो लेंथ है वो 10 इंच है। कितना है? 10 इंच, और 10 इंच बराबर है 25 सेंटीमीटर की। तो फिर इस पर स्टमक, यूरेटर, ड्यूडिनम, एसोफेगस, फेलोपियन ट्यूब पांचों की जो लेंथ है वो 10 इंच है या 25 सेंटीमीटर है। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये तो इजी है। पहले हम स्टोन की सर्जरी करेंगे, हाइड्रेशन, फिर इसकी जो इसके लिए क्या हाइड्रेशन बताएंगे, एंटीबायोटिक देंगे, दर्द को कम करने के लिए पेन किलर देंगे, और प्रिवेंशन के लिए थायजाइड, एलोप्यूरिनोल और पोटाशियम सिट्रेट देंगे। ठीक, थायजाइड, अच्छा, तो थायजाइड डायूरेटिक्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, और ये सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम को क्या करता है? सोडियम और क्लोरीन, हाँ, लेकिन ये कैल्शियम की को कम करता है। ये लूप एसेंडिंग पे जो लूप डायूरेटिक है ना, लूप डायूरेटिक कैल्शियम को की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देते हैं और थायजाइड को कम कर देता है। वो सोडियम NaCl पे काम करता है, सोडियम और क्लोराइड को। थिंक फॉर करेक्शन।